बाजार में तेजी का लगातार 13वां दिन नए शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एफएमसीजी एनर्जी शेयर्स में भी सपोर्ट, हालांकि मिड कैप दबाव में। गुजरात गैस में जीएसपीसी और जीएसपीएल का होगा मर्जर। 8% की तेजी के साथ गुजरात गैस बना वायदा का टॉप गेनर, जीएसपीएल भी 4% ऊपर। अच्छे ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद बजाज ऑटो, हीरो मोटो में रफ्तार, दोनों 2% ऊपर। हालांकि अच्छे नंबर के बावजूद एमएनएम में मुनाफा वसूली, लेकिन टाटा मोटर्स की बिक्री से निराश शेयर 2% नीचे लुढ़का। एसजेवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल और एससीसी मिनीरत से नवरत्न में शामिल, शेयर 3 से 5% तक ऊपर। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की थंगामाइल की कवरेज शुरू, 2500 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह, शेयर 11% ऊपर। और सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का सुझाव, इंडस्ट्री मिलकर बनाए फंड जिससे फंसे हुए प्रोजेक्ट की हो फंडिंग। कहा 2047 तक भारत होगा $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पीएलआई को बताया मैन्युफैक्चरिंग में गेम चेंजर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज आपके सवालों के जवाब देंगे सरवेन श्रीवास्तव। मार्केट में लगातार तेजी बनी और निफ्टी 25,300 पे इस वक्त ट्रेड करा। मिड कैप हालांकि रेड में है, लेकिन मार्केट में अभी भी अच्छी खासी तेजी देखने। एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन अदरवाइज अभी भी ठीक ठाक है, फेवरेबली बना हुआ है। तो सरवेन जी से एक राय लेते हैं। सरवेन जी, कैसा लग रहा है मार्केट इस समय? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नया हफ्ता भी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ रहे। आई थिंक देखिए, टारगेट्स जो हमने थोड़े से बढ़ाए थे 22,200 से, सोचा था कि भाई 150-200 पॉइंट और बाकी है। 22 माफ कीजिएगा, 22 बोल रहा हूँ, 25,400, 25,200 से 25,400 बढ़ाया था टारगेट लास्ट हफ्ते में। तो आई थिंक मोटा मोटी वहीं हम पहुंचे हुए हैं और उन्हीं एरियाज के आसपास पहुंचे हैं। तो आई थिंक थॉट यही रहेगा कि शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड्स आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा मुनाफा बनने का भी ध्यान जरूर रखें। बैंक निफ्टी अभी भी उस तरह से नहीं चल पा रहा है जिस तरह से निफ्टी चल रहा है, और जो 2-4 सेक्टोरल इंडाइसेस हम बात कर रहे थे अभी, जैसे इनफैक्ट निफ्टी ऑटो हो गया। निफ्टी ऑटो ने नया हाई नहीं रखा है अभी भी नहीं। जो हमने महीने के स्टार्ट में, अगस्त के स्टार्ट में जो हमने हाइज रखे थे, उन हाइज को अभी तक नहीं निकाल पाया है। तो ये थोड़ा सा अब मार्केट में आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा जगहों पे मुनाफा वसूली दिख रही है, और स्टॉक सब उतने नए हाई नहीं मार पा रहे जितना निफ्टी। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से इस समय 10 या 12 स्टॉक्स होंगे जो नए हाइज मार रहे हैं, नहीं तो बाकी सब अपने हाइज के आसपास या उससे थोड़ा पिछले हाइज के आसपास या उनसे नीचे चल रहे हैं। सो ये अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा सा मुनाफा वसूली की मेरे हिसाब से संकेत है। ओके, ये स्थिति मार्केट की बनती हुई दिख रही है। अच्छा, गुजरात गैस पे एक क्विक राय आपकी, उसके बाद फिर कॉलर्स लेते हैं। देखिए, बढ़िया मूवमेंट इसमें रहे। अब कॉर्पोरेट एक्शन ये जो आ रहा है, आई थिंक इसको इसको ये जो है, जब ये इसको मेरे ख्याल से अब ये पचाएगा। जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आई थिंक बहुत स्ट्रांग कोई इसमें व्यू नहीं लेना है। आज जितना बड़ा गैप अप हो गया, आई थिंक जिनके पास है वो बने रहे, बट नया तो यहाँ से इमीडिएटली नया कुछ करने जैसा मेरी राय नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरी चीज को समझना पड़ेगा पहले कि किस तरह से होगा और क्या क्या कैसे कैसे भाव चेंज होंगे। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हितेश का है, साथ जुड़े आगरा से। हितेश, बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग सर्वेंद्र जी। गुड सर मॉर्निंग, मेरा वेरी गुड सवाल मॉर्निंग। 2 शेयर्स को लेके है। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, पर आप लोगों से प्यार हो गया। इतना प्यार मेरे को अपने पोर्टफोलियो से नहीं है जितना प्यार मेरे को नीरज जी आपसे और आपके पैनल से हो गया है। जी बताएं। मेरे को याद है कि एक बार मैंने एबीबी के लिए सवाल पूछा था, तो सर्वेंद्र जी ने मुझे कहा था कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप मत बेचिए, इसको होल्ड करिए। सर मैं वही चाहूंगा कि फिर से एक बार सर्वेंद्र जी के शुभ मुख से बस यही शब्द निकल आए कि हितेश जी, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो अपने हीरो मोटोकॉर्प को रखिए। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 500 हीरो मोटोकॉर्प हैं जो मैंने 5400 रुपये में लिया है, और दूसरा मेरे पास एक पावर मैक इंफ्रा है जो मैंने 6000 रुपये में 500 शेयर लिए हैं। सर आपकी राय जानना चाहूंगा। आप वजह से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हम लोग, और बस यही चाहूंगा कि ये वेल्थ बनी रहे और वेल्थ बनती जाए। जी सरवेन जी बताएं। अरे जी नीरज जी, इनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बट देखिए, राय वही देंगे, दिल खुश करने के लिए राय नहीं देंगे। राय उस समय देंगे जब आप एबीपी के लिए आए थे, तब उसमें जगह बाकी थी इसलिए वो बोला गया था। अब स्पेशली निफ्टी ऑटो के केस में जब आपने जैसे पूछा है, आई थिंक नो डाउट अभी मीडियम टर्म सेटअप्स अच्छे बने हुए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी के साथ अब हाइज नहीं मार रहा है ये इंडेक्स, और इवन
हीरो मोटोकॉर्प के आप केस में देखेंगे तो जो हाई बना हुआ है वो आपको यहाँ दिखेगा कि जून के महीने का हाई बना हुआ है। जून के बाद से हीरो मोटोकॉर्प ने जून के बाद निफ्टी ने कम से कम 7-8-10 नए हाई मारे, धीमे 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 धीमे, बट ये उसके साथ कंफर्म नहीं कर रहा है। तो डाउ थ्योरी, जब सिंपल डाउ थ्योरी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूं, व्हेन एवरेजेस डोंट कंफर्म, जब डाउ इंडस्ट्रियल डाउ ट्रांसपोर्ट के साथ नहीं कंफर्म करता है, उस समय ऐसा विरोधाभास जब बनता है तो समझ में आता है कि अब बाजार कहीं अपने किसी एक्सट्रीम पे है, ऊपर या नीचे के किसी एक्सट्रीम के आसपास है, चाहे टॉप पे ये सेटअप बन रहे हो चाहे बॉटम पे। तो अब काफी सारे इंडाइसेस निफ्टी के साथ जाने को मना कर रहे हैं, निफ्टी के खुद के 30-35 स्टॉक उसके साथ जाने को मना कर रहे हैं, नए हाईज नहीं रख पा रहे हैं। ये एक थकान का सिंबल है, इससे कितना बड़ा रिवर्सल आएगा वो देखने की बात आगे रहेगी, बट डेफिनेटली ये थकान और प्रॉफिट बुकिंग का सिंबल रहता है, सिग्नल रहता है, तो थोड़ा अलर्ट रहें। और ये दोनों ट्रेड आपके काफी लेट आ पाए हैं। इवन फॉर हीरो मोटोकॉर्प आपकी बाइंग काफी ऊपर की है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइसेस के आसपास बाइंग है, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 साल के हाईज चल रहे हैं। एंड सेम इन केस ऑफ पावर मैक इंफ्रा, यहाँ पे भी आप 4-1 साल के हाईज के आसपास आपने नया ट्रेड लिया है। तो अगर वो ट्रेड आपका एसआईपी टाइप का है, आप धीमे धीमे लेना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर पूरी क्वांटिटी आपने एक बार में ले ली है तो मेरे हिसाब से तो कहीं थोड़ा अलर्ट रहे और बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस कॉस्ट के आसपास लगा के रखें, एटलीस्ट आधी क्वांटिटी में। ओके, तो ये राय है पावर मैक और हीरो मोटो पे हितेश के लिए। चलिए अगला सवाल है रेवाड़ी से मनमत नंदा का। मनमत जी बताइए। मनमत, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, शायद उनकी लाइन कट गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अजय कुमार का दिल्ली से। अजय जी बताइए सवाल। हाँ, नमस्कार नीरज जी और जी, नमस्कार श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत मेरे नमस्कार। पास ये 2 शेयर्स हैं। भारत डायनेमिक्स के हैं 6 शेयर जो कि 1626 रुपए पर शेयर है, और दूसरा है एलटी फाइनेंस 7 शेयर हैं 184 रुपए के, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक भी। अब आपकी राय चाहिए इसमें कि क्या मैं इनको होल्ड करूँ, एवरेज करूँ या एग्जिट कर दूँ। जी सरवेंद्र जी। देखिए, बीडीएल में तो काफी मच्योर हो गया था ट्रेड, तब आए हैं। वही बात है कि मे बी गुड स्टॉक बट थोड़ा सा टाइमिंग ऑफ है यहाँ पे। तो मेरी राय ये रहेगी कि अब 1 साल का होराइजन है और काफी ये नीचे आया हुआ है, तो इन लेवल से तो कुछ बेचने जैसा है नहीं। आई थिंक उछालों में आप इसमें एक रिव्यू करेंगे कि भाई आपको एक बार निकल जाना है कॉस्ट के आसपास और फिर कहीं नीचे में लेना है, ये थॉट बन सकता है। या किन्हीं कारणों से और थोड़ा फिसलता है तो मे बी कहीं 940-950 वाले लेवल्स अगर आ जाते हैं किन्हीं कारणों से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से आएंगे, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म वाले थोड़े बेहतर हो जाते हैं। यहाँ फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं थोड़ी इसमें से एसआईपी करता हूँ और उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे भारत डायनेमिक्स में एडिशन करता हूँ। जहां तक रहे एलएनटी फाइनेंस की बात, यहाँ मुझे लगता है कि अगर आप 160 के लेवल पे ध्यान रखें और 160 पे अच्छे सपोर्ट से जब तक वो नहीं ट्रिगर होता तब तक मुझे लगता है कि आपको ट्रेड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके, ये राय थी अजय जी के लिए कि इसमें आपको बने रहना चाहिए। मनमत जी दोबारा जुड़ गए। मनमत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार। जी सर 2 शेयर के ऊपर मेरा व्यू जानना चाहता हूँ सर्वेंद्र सर की। एक है हवेल सर। हवेल से सर 1860 में मेरे पास 27 शेयर है और मैं इसको 3 इयर्स तक रख सकता हूँ। और दूसरा सवाल है सर इरकॉन में। इरकॉन सर मेरा 302 में 1122 का शेयर है और इसमें लॉसेस है, तो इसको भी मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, लगभग 3 to 5 इयर्स की। क्या इसमें बने रहना सही रहेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? ओके, दोनों में लेते हैं, हेवेल्स और इरकॉन। सर जी दोनों में बताइए, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, टाइम अगर है इनके पास, जैसे बता रहे हैं 12-24 महीने प्लस टाइप का टाइम है, तो आई थिंक उस केस में हमेशा मेंटली ये ओपन रहे कि भाई ये 15-20% के ड्रॉडाउन में डरेंगे नहीं और ट्रेड में बने रहेंगे। तो उस केस से मुझे लगता है कि हेवल्स के केस में जो अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हुए 1680 और 1700 के आसपास है, तो आई थिंक हेवल्स के केस में अगर बने रहना है तो उन एरियाज पे ध्यान रखें। 1680, 1700 उन एरियाज के आसपास कहीं इनका एक रिव्यू पॉइंट या स्टॉप लॉस भी वहां पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा जो है इरकॉन, यहाँ मुझे लगता है कि देखिए ऑलरेडी इनका ट्रेड थोड़ा सा बिगड़ सा गया है और कारण वही है जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि रेलवे के स्टॉक्स ये सारे बड़े डार्लिंग हो गए थे और ये डार्लिंग स्टॉक्स के में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जब निराशा होती है तो थोड़े टाइम तक चलती है। तो आई थिंक ये अपने पिछले मूव्स को पचा रहा है डेफिनेटली। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे आपको कुछ, अगर आपके पास टाइम है 12 महीने 24 महीने का, तो डेफिनेटली आपके प्राइसेस आ सकते हैं, आपके थोड़े पैसे भी बन सकते हैं।
तो ट्रेड में बने रहिए और नीचे में कहीं जाके मुझे लगता है कि इतने ऊपर के भाव से लिए हैं तो नीचे में इनको जाके थोड़ा कहीं पे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इरकॉन के केस में मुझे लगता है वो लेवल्स जो है वो तकरीबन 210 220 के आसपास है। 210 के आसपास आता है तो मे भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें, बट नई क्वांटिटी में हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप नया ऐड करेंगे तो उसमें आपको 194 का स्टॉप लॉस भी लगाना है नई क्वांटिटी। ओके, नई क्वांटिटी में स्टॉप लॉस भी लगाना। इस बीच एक खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि 100% एथेनॉल पावर्ड व्हीकल्स को बनाए कंपनियां। ऐसा वो डायरेक्शन देने वाले हैं कंपनीज़ को कि ऐसी व्हीकल्स बनाए जाएं, ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जो 100% एथेनॉल पावर्ड हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। अभी एक दिन पहले ही ये भी खबर निकल के आ रही थी कि डीजल गाड़ियों को बहुत ज़्यादा फोकस ना करें कंपनियां, और आज ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो व्हीकल कंपनीज़ के लिए, फोर व्हीलर के लिए ख़ास तौर पे M&M, टाटा मोटर्स, मारुति के लिए ये खबर हो सकती है। खैर, देखा जाएगा इस पर क्या निकल के आता है। तब तक दूसरी खबरें लेते हैं। सूर्य नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमिलनाडु से। सूर्य नारायण जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार नीरज जी, मेरा सिर्फ जी। 2 सवाल है। एक तो एडवांस एंजाइम का 600 शेयर है सर, 150 रुपए में लिया था, और ठीक है। दूसरा डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिया था 1500 में, 75 शेयर है। तो ओके, ये अभी एडवांस एंजाइम जो नियरली 3 गुना हो गया, अभी 300 470 80 तक गया था, अभी ये 440 पे आ गया। सर अभी इसका क्या करें अभी, क्योंकि ये निश प्लेयर है अपने इसमें, क्योंकि इंडिया में कोई और ऐसा एडवांस प्लेयर है ही नहीं है, वर्ल्ड में ये दूसरा नंबर का है सर। तो मैं सर्वेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये इसका क्या हो सकता है, मतलब ये बढ़ने की उम्मीद है या नहीं? ओके, परफेक्ट। आप सर हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बेहतरीन। सरवेंद्र जी, सूर्यनारायण जी का सवाल पहला ये कि एडवांस एंजाइम में क्या करें, पैसा तो लगभग 3 गुना हो गया है, जी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कई बार रेंज ट्रेडिंग या ट्रेड करते रहने में भी फायदा होता है कि अगर जब थोड़े करेक्शंस आते हैं तो आप थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रखते हैं उसी स्टॉक में। इनके लिए इसमें इनको एक इनपुट दे दूं कि भाई जहां से मुझे डेटा दिख रहा है वो तकरीबन 2016 से दिख रहा है, और 2016 के बाद से ये 480 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिका नहीं है। और राउंड फिगर आप पकड़ लें अब यहाँ से, क्योंकि इतना समय निकल गया है, 480 टू 500 की जो रेंज है इसके वो बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक नहीं पाया है। तो आई थिंक इस बार भी थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट इसका इन एरियाज में आ रहा है। 500 के आसपास का जो इसका अटेम्प्ट है, ये 16 के बाद 18 में वहां गया, 20-21 में गया, उसके बाद अभी जा रहा है। तो आई थिंक एक आप देखिए 8 एक साल के बाद उस एरिया को अटेम्प्ट कर रहा है। तो पहली बात तो आप थोड़ा टाइम देना चाहें तो दे दें कि भाई नेक्स्ट 1 से 3 महीने में ये 480 500 का आंकड़ा निकाल लेता है तो अच्छी बात है, तब इसकी रीरेटिंग हो जाएगी। अन्यथा ये लॉन्ग टर्म अपनी रेंज जो इसकी जो बन रही है वो मुझे लगता है कि इसकी रेंज है 220 रुपए से लेके यही 500 रुपए तक। तो आप उस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे किसी कारण से अटक गया तो वापस 220 240 की तरफ ये गिरेगा, क्योंकि ये इसकी फितरत रही है लास्ट 8 सालों में। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहें। थोड़ा 1/3 मुनाफा भी बांधना चाहे तो बांधे। मेरे ख्याल से थोड़ा ड्राई पाउडर रखने में कोई बुराई नहीं है। 500 रुपए के ऊपर जिस दिन ब्रेकआउट होगा उसको दोबारा रिविजिट कर लेंगे, बट जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक नए समीकरण नहीं निकल रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड के यहाँ पे। ओके, तो 1 से 3 महीने देखें, अगर 500 के ऊपर निकलता है तो फ्री रेट होगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ रहें या 1/3 पोजीशन सेल कर दें। एक और स्टॉक है जो सूर्यनारायण जी का था, डायनेमिक टेक्नोलॉजीज, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे भी अच्छा मूव इनको मिला हुआ है और बहुत बढ़िया स्टॉक चला हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी काफी ओवरबॉट है। ये पुलबैक अच्छा चल रहा है इसमें, बट मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नेचर्स यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरी राय रहेगी कि तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, थोड़ा कैपिटल अपना निकाल के रखें। हाँ, ये इसमें तो इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जी सूर्यनारायण जी, इसमें थोड़ा बेचना चाहिए आपको। जी जी बिल्कुल, ओके। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ठीक को है, अपना बेच कैपिटल तो लेते एटलीस्ट हैं। निकालना चाहिए। जी ओके, बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी, तो ये रहा थी डायनेमिक टेक्नोलॉजीज और एडवांस एंजाइम के बारे में। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब तक जो काफ़ी सवाल लिए, अब अगला सवाल लेते हैं राकेश कुमार का, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन 2 स्टॉक पे है। एक आरती ड्रग्स का है 698 पे 200 शेयर, एंड दूसरा है जेजे केमिकल का आईपीओ प्राइस पे 67 शेयर। जेजे केमिकल, जेजी केमिकल। जेजी केमिकल, ओके।
सरवेन जी बताइए, आरती ड्रग्स। जी देखिए, ये स्टॉक का जो हाई लगा हुआ है वो 2020 का है, उसके बाद से उतना चल नहीं पाया है ये। आई थिंक वही ये अंडर परफॉर्मेंस ही मुझे चिंता थोड़ी सी देती है, क्योंकि उसके बाद जो रेंजेस बनी, उन रेंजेस में जो बहुत स्ट्रांग हर्डल्स बन गए 640 650 के, वो भी नहीं निकाल पा रहा है। अब 2021 के बाद से अगर आप देखें तो ये आपको दिखेगा कि तकरीबन 650 और 400 की रेंज में अटका हुआ है। तो जब तक आई थिंक 640 650 के डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होते हैं, तब तक मुझे बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं लग रहा। तो उन एरियाज के आसपास अगर जाता है किन्हीं कारणों से, तो मेरी राय तो रहेगी कि एक बार निकलें, क्योंकि फिर इसमें नीचे नीचे की चाल हमेशा आ जाती है। तो अराउंड 640 के आसपास अगर किन्हीं कारणों से आता है तो मेरी राय रहेगी इसमें से निकलें एक बार। ओके, और दूसरा वाला जेजी केमिकल? इस पे मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो आज इनसे मैं माफी चाहूंगा। इस पे मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नेहल शुक्ल का, जो सूरत से जुड़े हैं। नेहल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल एवेन्यू सुपरमार्ट पे है सर। मैंने 796 पे 125 शेयर लिए हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा उसका व्यू? यार 796 पे लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट पूछ रहे हो, कब लिए थे, किस साल में? 2017 में जब आईपीओ आया था तब। आईपीओ इससे भी नीचे आया था? हाँ, आईपीओ के बाद लिए सरवेन जी। देखो IPO के 800 बाद रुपये लिया में है। लिए है, अब 5000 हो गया। अभी करें लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट, बताओ इसके, बताओ भाई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट क्या है इसके? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो देखिए अच्छे हैं, बड़ी अच्छा स्टॉक है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप। तो अब इसमें वो लॉन्ग टर्म में इसको उनको वो सारी चिंताएं नहीं है। अब तो थॉट वही है जो कि भाई इनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है और छोड़ सकते हैं 12-18 महीने 24 महीने के लिए पैसा वापस लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी गिरावट में इनको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डीप इन द मनी है। तो आई थिंक अगर पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा जैसे मैं बोलता हूँ, ऑलमोस्ट इनका 7 गुना हो चुका है, 8 गुना। आई थिंक 1/5 भी बेचेंगे तो कैपिटल निकल आएगी और बाकी स्टॉक सारे फ्री के इनके हो जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा ड्राई पाउडर रखना चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें 1/5 1/6। अन्यथा अगर पैसे की जरूरत नहीं तो खड़े रहे। तो बताओ शुक्ला जी, पैसे की तो आपको जरूरत होगी नहीं, 7 साल में नहीं पड़ी तब क्या पड़ेगी? नहीं नहीं सर, नहीं, जरूरत नहीं है अभी तो कुछ। अरे तो फिर क्या टेंशन है, बने रहो। क्या MRF की तरफ 1 लाख रुपया हो पाएगा ये? अरे सर ये बात तो मुझे लगता है कि सरवेन जी बताओ भाई, चार्ट दिखाओ अपना, बताओ जल्दी। 1 लाख रुपए का भाव चाहिए इसका? नहीं, 1 लाख का भाव होने के लिए तो काफी टाइम लगेगा। अगर होना तो भी टाइम है दे रहे हैं ना आपको, बताओ ना कितना टाइम चाहिए आपको? नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बोलो टाइम बोलो आप। फिर 15-20 साल खड़े रहे। अगर 1 लाख होना है तो 10 से 15 साल तो लगेंगे ही कम से कम, उतना इनका पैसा बनने में, अगर ये स्टॉक वहां पहुंच रहा है। बट ये भी समझ के चलें कि भाई रिटेल प्ले है और खाली ग्रोसरी, मतलब जिस बिजनेस में है उसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो लंबा टाइम हो जाएगा 1 लाख तक का, तो वो अभी इनको उस तरह का तो पंडित होना पड़ेगा उसके लिए, तो वो तो नहीं है ध्यान। बट यह स्टॉक फिलहाल अच्छा लग रहा है। और ये जरूर बोल सकता हूँ इनको एक सेफ तरीके से कि भाई ऑल टाइम हाइज जब ये निकाल लेगा अपने, जो कि अभी तक निकाल नहीं पाया है, निफ्टी के साथ नए हाइज नहीं मार रहा है, ये इनको इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि निफ्टी के साथ नए हाइज नहीं मार रहा है अब। और इसका हाई ऑलरेडी 2021 का है, यूक्रेन हाई वाला हाई इसका है। तो अगर वो हाई निकालेगा 5900, तभी तो कभी 1 लाख पहुंचेगा। तो जब तक 5900 6000 नहीं निकाल रहा है, तब तक तो इन्हीं दायरों में 4500 से लेके 6000। ओके, नहीं बहुत ऊंचा टारगेट रखा है सर, 15-20 साल का बता रहे हैं सरवेन जी, और अब तो ये FNO में भी आने की तैयारी कर रहा है। तो खैर ऐसे ख्वाब जरूर रखने चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली रहिए। बीच बीच में रडार पर नज़र रखिए, और पैसे की आपको ज़रूरत नहीं तो होल्ड करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल लेते हैं सुशील चौहान का, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब नमस्कार, बताइए। जी सर नमस्कार, मैं सुशील चौहान बोल रहा हूँ गाजियाबाद से सर। सर अभी थोड़े दिन पहले HAL काफी हाई जा रहा था, तो मैंने कुछ 50 शेयर्स उसके परचेज किए थे 5100 के रेट में। तो सर मैं ये जानता हूँ कि अभी उनको, क्योंकि अभी तो मैं लॉस में हूँ, तो मैं अभी उनको रखूं या सेल आउट कर दूं, मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन में था सर। कितने दिन रखना, अगर पड़े तो रख सकते हो, बताओ। सर रख तो सकता हूँ, अभी कैपेसिटी तो है उसका, तो कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा। सर जी कैपेसिटी है, रख सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन चिंता ये है कि ये नहीं ऊपर क्यों नहीं जा रहा है।
नहीं, ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है कि डिफेंस पूरी एक डार्लिंग थीम बनी हुई थी, और मैं बोलता हूँ जो डार्लिंग थीम्स होती हैं उन्हीं में थोड़े से एक्सीडेंट या पेन पॉइंट्स कभी कभी आते हैं। अगर आप टाइमिंग आपकी गलत हो गई, यहाँ पे स्टॉक अगेन अच्छा है, टाइमिंग आप इतना मैच्योर ट्रेंड में इतना लेट आए हैं, जब जब 100 वाली चीज 1000 वाली चीज आपको 5000 हो गई, उसके बाद आप इसमें आएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम तो यहाँ पे अब देना पड़ेगा। तो मेरी राय है कि थोड़ा रुके, टाइम दे, और थोड़ा सा इसमें सिप चालू करें। में भी अगर इसमें लंबे अवधि तक रहना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी क्वांटिटी है इनकी, तो थोड़ा थोड़ा सिप चालू करें, थोड़ा थोड़ा हर महीने थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तो इस तरह से इनकी फिर पोजीशन भी बढ़ेगी, और इवेंचुअली जब ये बाद में जब रिकवर होगा और चलेगा तब इनके पैसे भी बनेंगे। ओके, तो होल्ड करिए, सिप सिप करके लेते भी रहिए और फिर आपके पैसे भी बनेंगे। अभी काफ़ी ऊपर ले लिया था इसलिए नीचे आ गया है। अगला सवाल आशीष शुक्ला, कानपुर वाले। शुक्ला जी बताइए। हेलो सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बताओ। सर, मेरे पास LIC के 150 शेयर है 1100 रुपए में, और मैं 2 साल रुक सकता हूँ सर। और ओला के हैं सर 170 शेयर है मेरे पास 110 रुपए में। तो सर 2 साल का नजरिया बता दीजिए सर मुझे। ओके, पहले लेते हैं LIC। सरवेन जी 1100 रुपये में लिया LIC जी, 2 साल के लिए कैसा रहेगा? देखिए डेटा ही पूरा इसमें 2 साल के तकरीबन डेटा ही इसमें है, तो अगला 2 साल इसमें इमीडिएटली देख पाना थोड़ा, जैसे मैंने बोला, कम डेटा में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बट ये मान के चले, देखिए नो डाउट 1180-1200 में सप्लाई है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप मार्च का क्वार्टर देखें, उसके बाद अब अभी करंट जो क्वार्टर भी चल रहा है और जो इस महीने में खत्म होगा, दोनों में आपको दिख रहा है कि उन एरियाज में थोड़ी सी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, तभी स्टॉक नीचे आ जाता है। तो आई थिंक स्टॉक अच्छा है, डेटा कम है, बट ट्रेड में बने रहे। आई थिंक इंडिया की सबसे नामी कंपनी है और ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से 2 साल का नजरिया है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आइडियली। ओके, तो ये नज़रिया है LIC का। और ओला में शुक्ला जी क्या दिक्कत है? ये बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है, तो इसका तो अभी चार्ट ही नहीं बना होगा ठीक से, तो वो राय नहीं दी जा सकती ओला में। लेकिन बहुत बड़े बड़े फंड वगैरह सब ने लिया है और स्टॉक भागा भी बहुत है। अब हालांकि थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया है, तो थोड़ा मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चूंकि नए ज़माने की कंपनी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही, तो थोड़ा इंतजार करिए। इसमें किसी दिन किसी फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब बात 14वें CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड की, जिसमें इंडस्ट्री के अच्छे काम के लिए नवाजा गया। इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। इस मौके पर उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सलाह दी कि उनको एक फ़ंड बनाना चाहिए जिसे फंसे प्रोजेक्ट की फंडिंग की जा सके, ताकि पूरे इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा और बढ़ जाए। आप सबका सहयोग मिले हमको स्मॉलर ग्रुप्स में, आप भी इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। राउंड टेबल करके कुछ आइडियाज निकालें कि जो लटके अटके पटके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए क्या करें, स्लम ड्वेलर्स में जो आशंकाएं रहती हैं उसमें से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब रेरा ने कहा 2 साल का रेंट आप एडवांस में दोगे, मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन से स्मार्टर सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ फाइनेंस के लोग भी होंगे शायद। हम क्या रिवॉल्विंग फंड बना सकते हैं एज एन इंडस्ट्री ग्रुप, जो गारंटी करे कि अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो इस फंड में से हम उसको पैसा देंगे, और फिर वो प्रोजेक्ट ये फंड टेक ओवर करके आगे डेवलप जल्दी करे। नहीं तो लोग मेरे क्षेत्र में भी 8-8 साल से बेघर है, रेंट भी नहीं मिल रहा है। सो कॉल्ड बिल्डर, अच्छे बिल्डर्स आज कहाँ भाग गए, मिलते ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से अपनी इंडस्ट्री की बदनामी होती है। बिल्कुल, अगर हम मिलके काम करें तो अवश्य अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जो आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर को भी अच्छे होंगे और देश हित और जनहित में भी होंगे।